में फैक्ट्री मेड। कील दुनिया की बड़ी ही मामूली सी चीज लगती है, लेकिन एक मामूली सी कील भी करीब 50 किलो का वजन उठा सकती है, यानी कि अपने वजन से करीब 23,000 गुना ज्यादा वजन। इन्हें एक आम हथौड़े से ठोका जा सकता है या फिर एक नेल गन की मदद से इन कीलों से घरों के लिए लकड़ी के फ्रेम या इमारतों के लिए लकड़ी की चीजों को जोड़ा जा सकता है। लेकिन लोहे के एक छोटे से टुकड़े में इतनी शक्ति कहां से आती है? कील को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाने के लिए हर कील को कार्बन स्टील से बनाया जाता है, जो एक बड़े से कॉइल में आता है और उसे पहले गर्म पानी में डुबोया जाता है ताकि उसमें लगा जंग निकल जाए। कार्बन स्टील कैसे बनता है ये तो आप सब समझ ही गए होंगे। कार्बन को स्टील के साथ मिलाकर इससे वो मजबूत और सख्त बन जाता है। अमेरिका में इस स्टील का इस्तेमाल ही सबसे ज्यादा होता है। जहाज से लेकर बारबेक्यू बनाने तक में ये मजबूत तो होता ही है, लेकिन इसमें बहुत जल्द जंग लग जाता है। इस वजह से स्टील को गर्म सल्फ्यूरिक एसिड में डुबोया जाता है, जो उसके जंग को तो खाता ही है, लेकिन स्टील बचा रहता है और यही स्टील को बाकी प्रक्रियाओं के दौरान जंग लगने से बचाए रखता है। एक बार साफ होने के बाद 1600 किलो तार से करीब 10 लाख कीलें तैयार होती हैं, लेकिन इंच के 20वें हिस्से जितना मोटा ये तार तैयार कील की मोटाई से करीब दुगना मोटा होता है। इसे सही मोटाई का बनाने के लिए तार को एक वायर ड्राइंग मशीन से गुजारा जाता है। इस मशीन में स्टील के 3 ब्लॉक्स होते हैं, जिनके बीच में एक छोटा सा सुराख होता है। एक मोटर स्टील के तार को उन सुराखों से करीब 13 क्विंटल के बल से खींचता है। हर सुराख पहले वाले सुराख से थोड़ा छोटा होता है। मशीन तार को जिस दबाव से खींचती है उससे वो सीधा हो जाता है और फिर आखिर में वो इतना मोटा ही रह जाता है जितना कील बनाने के लिए सही होता है। तैयार तार मशीन से करीब 650 मीटर प्रति मिनट के रफ्तार से बाहर आती है और वो एक स्पूल से लिपट जाती है। जब ये स्पूल भर जाता है तो उसमें करीब 10 किलोमीटर लंबी तार लिपटी होती है और उससे 40,000 कीलें बनाई जा सकती हैं। स्पूल से वो तार एक मशीन में जाती है जिससे कीलें बनाई जाती हैं। पहले उसका सिर बनाया जाता है। ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि मशीन 1 मिनट के अंदर 700 कील बना देती है। हमने इनसे कहा कि यह मशीन की रफ्तार कम कर दें ताकि आप भी देख सकें कि कील कैसे बनाई जाती हैं। पहले तो एक डायल स्टील के एक किनारे को दबाती है जिससे कील का सिर बन जाता है। सिर बन जाने के बाद मशीन तार का 3.25 सेंटीमीटर लंबा टुकड़ा बाहर धकेलती है, यानी कि एक कील की लंबाई के बराबर। फिर 2 कार्बाइड कटर उसके दूसरे किनारे को नुकीला बना देते हैं जिससे कील तैयार हो जाती है। नुकीले किनारे की वजह से कील बिना किसी परेशानी के लकड़ी में धंसती चली जाती है और लकड़ी फटती नहीं है। मशीन से निकलने के बाद कील हथौड़े से ठोके जाने या नेल गन से धसाए जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन उससे पहले एक और मशीन कील की एक और खास खूबी बनाती है जिससे वो लकड़ी को अच्छी तरह से पकड़ लेती है। उससे लकड़ी का ढांचा जगह पर टिका रहता है। एक थ्रेडिंग मशीन कील के लंबे हिस्से में थ्रेड बना देती है, बिल्कुल स्क्रू थ्रेड की तरह। ये थ्रेड लकड़ी के रेशों को अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं जिससे कील लकड़ी से बाहर नहीं निकलती। लेकिन अगर कील में जंग लग जाए तो वो ज्यादा समय टिक नहीं पाएगी। जंग से बचाने के लिए कीलों को पिघले हुए जिंक में डुबोया जाता है। स्टील की तरह ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर जिंक में जंग नहीं लगता, बल्कि वो ऑक्सीडाइज होकर एक सुरक्षा कवच बना लेता है जिससे स्टील पर जंग नहीं लगता। इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। जब कीलों को जिंक में डुबाया जाता है तब जिंक उनके ऊपर सुरक्षा की 4 परतें बना देता है। सबसे नीचे वाली परत तो स्टील की ही होती है, लेकिन उसकी सबसे ऊपर वाली परत जो हवा और ऑक्सीजन के संपर्क में आती है वो सिर्फ जिंक की होती है। अगर कील गैल्वेनाइज्ड ना हो तो 6 महीने के अंदर जंग से खराब हो जाती है, पर गैल्वेनाइज्ड स्टील 50 साल तक टिका रह सकता है। जिंक की परत सूखते ही कील हथौड़े के वार सहने के लिए तैयार होती है। लेकिन अभी नहीं, जरा रुकिए। पहले इन्हें नेल गन के लिए पट्टियों में पिरोकर लपेटा जाता है। पहले से बने खांचे वाले प्लास्टिक में कीलों को दबाकर उन खांचों में फंसा दिया जाता है। कील से भरी ये पट्टियां एक गिनती करने वाले काउंटिंग व्हील पर जाती हैं, जो 200 किलो की गिनती करने के बाद पट्टी को काटकर उसे लपेट देता है और तब
एक मैग्नेटिक रोबोट आर्म उसे पैकेजिंग के लिए भेज देता है। एक बार नेल गन में जाने के बाद ये कीलें वो जोड़ लगाती हैं जो कम से कम 50 साल तक टिके रहते हैं। आगे देखिए, एक माइक्रोफोन बनाने के लिए दुनिया का सबसे पावरफुल मैग्नेट क्यों इस्तेमाल होता है, और वॉलीबॉल नेट बनाने के लिए फिशिंग नॉट का इस्तेमाल क्यों होता है। एक सीडी पर तभी अच्छी रिकॉर्डिंग हो सकती है जब संगीत रिकॉर्ड करने वाला माइक्रोफोन भी अच्छा हो। इसी वजह से बड़े बड़े और मशहूर कलाकार इसके लिए रिबन माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं। इसे ये नाम इसलिए मिला है कि इसके अंदर एक छोटा सा रिबन लगा होता है जो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वाइब्रेट करता है, जिससे साउंड वेव इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल जाती हैं और उसे रिकॉर्ड किया जा सकता है। लेकिन कुछ मैग्नेट्स और एक छोटे से रिबन में ऐसा क्या होता है जिससे वो बेहतरीन आवाज रिकॉर्ड कर लेते हैं। इस रिबन माइक्रोफोन के अंदर बड़े ही नाजुक पुर्जे लगे होते हैं और माइक्रोफोन बनाने की शुरुआत होती है स्टील की एक अनोखी ट्यूब के 9 इंच के टुकड़े काटने से, ताकि उनसे माइक्रोफोन का मजबूत ऊपरी खोल बनाया जा सके। उसके अंदर ही वो चुंबक और रिबन लगाए जाते हैं। ये ट्यूब फोल्ड रोल्ड स्टील से बनी होती है। इसमें कार्बन कम और स्टील ज्यादा होता है। उतने से कार्बन से स्टील को मजबूती मिलती है, जबकि लोहा ज्यादा मैग्नेटिक होता है, इसलिए माइक्रोफोन के अंदर ज्यादा बेहतर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। लेकिन पहले स्टील के ट्यूब को ठंडे पानी में डुबोया जाता है। ऐसा उसे साफ करने के लिए नहीं, बल्कि उसमें 24 खांचे काटने के लिए किया जाता है। उन खांचों के जरिए ही साउंड वेव स्टील के पार रिबन तक पहुंचती है। ये खांचे बिजली से चलने वाले पीतल के तार से काटे जाते हैं, जो कभी स्टील को छूता भी नहीं है। उससे निकलने वाली 150 वोल्ट की बिजली पानी के जरिए खोल तक पहुंचती है। वो इतनी गर्म होती है कि स्टील में खांचे काट देती है। इस तरह से उन खांचों के कटे हुए किनारे भी बिल्कुल बराबर रहते हैं। जब 24 खांचे कट जाते हैं, तब माइक के खोल को छोटे छोटे ग्लास बीट से पॉलिश किया जाता है। जब इन खोलों पर पॉलिश की जाती है, उसी वक्त एक आदमी हाथों से माइक्रोफोन के अंदर स्टील को इस तरह से काट देता है कि उसमें रिबन और मैग्नेट लगाए जा सकें। इसे ट्रांसड्यूसर कहते हैं और यही साउंड वेव को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलता है, जिन्हें रिकॉर्ड करने वाली मशीन या एक एम्पलीफायर समझता है। जिस रिबन से माइक्रोफोन को उसका नाम मिला, वो 2 मैग्नेट्स के बीच ट्रांसड्यूसर में ही लगा होता है। जब माइक्रोफोन के अंदर साउंड वेव्स आती हैं, तब वो रिबन से टकराती है और वो वाइब्रेट करने लगता है। ये वाइब्रेशन ही 2 मैग्नेट्स के बीच के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को तोड़ते हैं, जिससे साउंड वेव इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल जाती है। इस ट्रांसड्यूसर के अंदर जो मैग्नेट्स लगे होते हैं, वो इतने शक्तिशाली होते हैं कि उन्हें सुपर मैग्नेट्स कहा जाता है। वो लोहे से बने होते हैं और उनमें एक कुदरती तत्व होता है जिसे न्यूडियम कहते हैं, और वो पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली मैग्नेटिक एलिमेंट होता है। 2 सुपर मैग्नेट के बीच इतना जबरदस्त खिंचाव होता है कि वो हथेली के पार भी काम करते हैं। इन्हें माइक्रोफोन में इसलिए लगाया जाता है कि ये रिबन से ज्यादा ऊर्जा खींचकर उससे बेहतरीन आवाज निकाल लेता है। ये रिबन भी शुद्ध एल्यूमिनियम से बने होते हैं और इतने पतले होते हैं कि उसकी 50 परतों को एक दूसरे के ऊपर रखकर इंसान के एक बाल के बराबर मोटा बनाया जाता है। जरा सी रगड़ से ही एल्यूमिनियम शीट का बुरादा बन जाता है। लेकिन इसी खूबी की वजह से ये रिबन आवाज की हर बारीकी को पकड़ लेता है। रिबन बनाने के लिए एक इंजीनियर एक रेजर ब्लेड की मदद से एल्यूमिनियम की 10 सेंटीमीटर लंबी पट्टियां काटता है, जो इंच के छोटे हिस्से जितना चौड़ा होता है। ये इतना नाजुक होता है कि इसे मापा भी नहीं जा सकता, इसलिए इसका वजन किया जाता है ताकि उसकी लंबाई चौड़ाई बिल्कुल सही हो। जब उनका माप ले लिया जाता है, तब रिबन को बड़ी सावधानी से एक क्रिम्पिंग मशीन के 2 घूमते हुए गेरों के बीच में डाल दिया जाता है, जो एल्यूमिनियम पर एक यूनिक पैटर्न बना देती है। ऐसा करने से रिबन वजन या मोटाई बढ़ाए बिना ही ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। ये खांचे रिबन के वाइब्रेशन पर भी असर डालते हैं, जिससे वो सही सुर पकड़ते हैं। जब क्रिम पर हल्का सा दबाव डालता है, तब एल्यूमिनियम की पट्टी और सख्त हो जाती है। जी हाँ, माइक्रोफोन के अंदर जाने के बाद ये छोटा सा रिबन और ना फैले, इसलिए गैरों से बाहर आने के बाद उसे हाथों से और थोड़ा खींच लिया जाता है। इसके बाद शुरू होता है सबसे मुश्किल काम, नाजुक रिबन को ट्रांसड्यूसर के अंदर 2 मैग्नेट्स के बीच लगाने का।
रिबन को खांचे में लगाने के बाद उसे पीतल के 2 क्रैम्प से कस लिया जाता है। वो सिर्फ रिबन को अपनी जगह पर बनाए नहीं रखते, बल्कि रिबन के अंदर बिजली भी पहुंचाते हैं, जिससे साउंड सिग्नल पूरे माइक्रोफोन में फैलते हैं। स्क्रू को अच्छी तरह से कसने से पहले रिबन को इस तरह से ट्यून किया जाता है कि आवाज खराब करने वाले एल्यूमिनियम के मॉलिक्यूल्स की आवाज कम की जा सके और माइक की साउंड क्वालिटी बनी रहे। ये काम इतना नाजुक है कि रिबन में सिर्फ 30% तो इस प्रक्रिया के दौरान ही खराब हो जाते हैं और फिर उन्हें फेंकना पड़ता है। जब ट्रांसड्यूसर के अंदर रिबन लगा दिया जाता है, तब उसे स्टेनलेस स्टील की एक स्क्रीन से ढक दिया जाता है, जो उसे धूल और मिट्टी से बचाती है। इसके बाद ट्रांसड्यूसर को आवाज के लिए तैयार किया जाता है। सबसे पहले ट्रांसड्यूसर के निचले हिस्से पर लगे पीतल के क्लैंप से एक छोटा सा ट्रांसफार्मर जोड़ा जाता है। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है, जिससे माइक्रोफोन से बाहर आने पर आवाज सुनाई देती है। ट्रांसफार्मर लगाने के बाद माइक्रोफोन को असेंबल किया जाता है और इसलिए सबसे पहले तो हाथ से स्टील के खोल के अंदर विंड स्क्रीन लगा दी जाती है। वो स्क्रीन माइक्रोफोन के अंदर लगे नाजुक रिबन को हवा और तेज आवाज से पैदा होने वाले दबाव से फटने से बचाती है। जब ये स्क्रीन लगा दी जाती है, तब ट्रांजिस्टर और ट्रांसड्यूसर भी लगाए जाते हैं, जिसके अंदर रिबन और 2 मैग्नेट लगे होते हैं। उसके बाद खोल के अंदर थोड़ी रुई डाली जाती है ताकि ट्रांसफार्मर के अंदर जुड़े तार एक दूसरे से टकराए नहीं। फिर ऊपर वाला ढक्कन और नीचे के कनेक्टर को लगा दिया जाता है और तब माइक्रोफोन कोई भी सुरीली आवाज हमें सुनाने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। वो आवाज फटती नहीं है और उसकी क्वालिटी भी कम नहीं होती।